आप सभी को आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भारत में जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, आजादी के दीवाने हुए, उनमें एक कंट्रोवर्सी जो सबसे ज्यादा झेलनी पड़ी, उनका राष्ट्र प्रेम भी उतना ही अधिक है। लेकिन इसमें आपको देखने के मौका मिलेगा कि इतिहासकार ने या एक ही बात को पक्ष और विपक्ष ने किस तरह से अंदाज में लिया है। एक ही बात को पक्ष अपने ढंग से कह रहा है, विपक्ष अपने ढंग से कह रहा है। जैसे कि अंबेडकर जी को सब अपने अपने, कोई कहता है अंबेडकर मेरा है, कोई कहता है अंबेडकर मेरा है। इसी तरह भारत के एक बहुत बड़े लेखक हुए जिन्होंने 1857 की क्रांति को उजागर किया। भारत के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने बचपन से ही आजादी की बुगुल फेंक दी। भारत के एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हुए जिन्होंने अंग्रेज को लंदन में ही जाकर, उन्हीं के घर में जाकर उन्हीं को मारने की, उन्हीं को सजा देने की, उन्हीं को लड़ने की ठानी थी। उसी का नाम था बीडी सावरकर, वीर सावरकर। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सी हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और हम अपना उनका पक्ष रख रहे हैं। फिर आपको निर्णय करना है कि वो राष्ट्र प्रेमी थे या फिर अपना स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। अलग सारी बात है। एक ही बात को और इस वीडियो में आपको जानने का मौका यह भी मिलेगा कि एक बात के इतिहासकार अपने ढंग से कैसे कैसे मतलब निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग आज चर्चा करेंगे बीडी सावरकर। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, जिनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में 28 मई 1883 ईस्वी को हुआ था। वे 3 भाई बहन थे और बचपन से ही वे राष्ट्रप्रेमी थे। उनके बड़े भाई का नाम गणेश सावरकर था और जिस विद्यालय से पढ़ रहे थे उस विद्यालय का नाम था शिवाजी विद्यालय। आप देख ही रहे हैं कि शुरू से ही क्रांतिकारी बच्चा के पांव पढ़ने से दिखना शुरू हो जाता है, तो शुरू से ही क्रांतिकारी विद्यालय से ही पढ़ते चले आ रहे थे और पढ़ाई के दौरान से ही राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र के हित के लिए अपना काम करना शुरू कर दिए थे। बचपन में ही उन्होंने एक मित्र मंडली ग्रुप बनाया था। वही मित्र मंडली आगे चल के अभिनव भारत किया और ये अभिनव भारत ही एक संस्था थी जिसके कारण बीडी सावरकर पर बहुत सारे आरोप लगे। साबित तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आरोप के चलते ही उन पर इतने आरोप लगे कि आरोपी लगते चले गए। आरोपी के कारण उनको जेल की सजा हुई। आरोपी लगा था गांधी जी की हत्या में, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सबूत के बिना कोई सबूत के आधार पर गांधी जी की हत्या के आरोप में उनको फिर बरी कर दिया गया। फिर उन पर क्षमा यात्रा का भी आरोप लगा। मतलब उन पर आरोप ही लगते चले गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत देखने को बहुत कम मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि उनको जब वो बचपन में ही थे, यानी जब स्कूल में जीवन पढ़ रहे थे, वहीं से उनकी कहानी, राष्ट्र प्रेमी की कहानी, अंग्रेज के खिलाफ कहानी शुरू होती है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती है और पढ़ाई आगे बढ़ने के साथ ही उन्होंने मित्र मंडली के साथ एक मित्र सेना का गठन किया था, जिनमें बहुत कम सदस्य होते थे, सीक्रेट सदस्य। उसका नाम मित्र मंडली था। उनको आगे चलकर अभिनव भारत कर दिया गया। उसके बाद उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। उनकी शादी 1901 ईस्वी में ही हो गई थी, लेकिन राष्ट्र विरोधी में राष्ट्र के हित में काम करने के कारण उनको जब जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे वहां से भी कॉलेज से निकाल दिया गया था। तो उनको पढ़ाई के लिए उनको खर्चा नहीं था, तो लंदन जाने के लिए उन्होंने पढ़ाई के लिए चर्चा किया। लंदन जाने के लिए जो पढ़ाई का खर्चा था उनके ससुर जी ने दिया। तो वो लंदन 1906 ईस्वी में चले गए। उससे पहले वो तिलक के, बाल गंगाधर तिलक के बाद से उनके कार्यशैली से बहुत प्रभावित थे और 1905 ईस्वी में बंगाल में जो कपरा का विद्रोह हुआ, कपरा का जो अंग्रेज को कहा कि अंग्रेजी कपरा को जलाना है, तो बंगाल में अंग्रेजी कपरा के विरुद्ध बहिष्कार, अंग्रेजी कपरा को जलाने का काम ये बाल गंगाधर तिलक के साथ दामोदर दास ही किए थे। यहीं से इनका नाम होना शुरू हो गया, यहीं से विख्यात हुए। यानी बहुत कम नेता ने 1905 ईस्वी में अंग्रेज के खिलाफ बिगुल फूका था कि अंग्रेज का कपरा का हम होली जलाएंगे। उसमें एक नेता जो शामिल था, उनका नाम बीडी सावरकर था। यही से उनकी क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हुई और पूरे भारत में इसका धीरे धीरे नाम चलना शुरू हो गया। उसके बाद
1906 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और लंदन में ही उनको गांधी जी से एक बार मुलाकात हुई थी लंदन में। और वहां लंदन हाउस में भारत हाउस था, वही भारत हाउस के संस्थापक थे, वही रहने लगे और वही कानूनी की पढ़ाई करने लगे। और बीडी सावरकर को कानून का बहुत सारा जानकार था, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्हीं कारण वो अलग अलग देश में रहे और अंग्रेज के छक्के छुड़ाए थे। जब वो लंदन में ही थे वहीं एक मंदनलाल झगड़ा जो था वही लंदन में ही पढ़ रहे थे। वो क्या थे, और उस समय अंग्रेज भी वहां भारत में उस समय शासन चल रहा था और अंग्रेज उसी समय भारत को और फूटो और डाल करो फूटो और मतलब सबको राज करो, फूट डालो और राज करो नीति पर काम कर रहे थे, जिनसे बीडी सावरकर भी अंग्रेज से अंदर नाराज थे और मदनलाल ढींगरा भी थे। तो उसी समय मदनलाल ढींगरा की दोस्ती किसी न किसी कारणवश से वीर दामोदर दास से हो जाती है और मदनलाल ढींगरा क्या किए, वहां के जो एक बहुत बड़े अधिकारी थे उनको गोली मार दिए गए। और जब गोली मार दिए गए तो अंग्रेज को मालूम हुआ कुछ दिनों के पश्चात कि यही ढींगरा को गोली यानी पिस्टल जो दिया था सो बीडी सावरकर दिए गए थे। तो फिर इनको पकड़ने के लिए पुलिस दौड़ी तो उन्होंने, लेकिन उनको रातों रात खबर हो गई तो वहां से वो पेरिस भाग गए थे, जहां गीजाबाई के यहाँ बहुत दिन रहे थे। लेकिन फिर वहां से जो ही लंदन आए तो 13 अप्रैल को उनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। फिर कानून वहां से भी इतनी जल्दी उनके पास नहीं आने वाले थे, वहां से भी विदेश चले गए फ्रांस। तो फ्रांस में बहुत सारा मुकदमा चला क्योंकि वो जान रहे थे कि जब हम किसी दूसरे देश चले जाएंगे तो वहां से हमको पकड़ के लाना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी बहुत दिन वहां सुनाई हुई और ये उनका जो केस वाला मुकदमा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर चला गया। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर चले जाने के कारण उनको क्या हुआ, फिर इसमें भी उनको बहुत सारे सजा हुई। और मेन जो उनको सजा हुई मुंबई में एक कलेक्टर साहब थे जिनका नाम मुंबई के नासिक में जिनका नाम एटीएम जैक्सन था, उनको गोली मार दिया गया। फिर से सुनिएगा, उनको जो मेन सजा हुई थी 50 साल के, तो मुंबई में जो एक कलेक्टर थे जिनका नाम एटीएम जैक्सन था, उनको जो गोली मारा था उनका नाम अनंत लक्ष्मण कुनहरे था। लेकिन चूंकि अंग्रेज को यह लगा कि जो क्या नाम है इसका, अनंत लक्ष्मण कोहरे है, उनका संबंध अभिनव भारत से है। और चूंकि अभिनव भारत के संस्थापक 2 आदमी थे, एक गणेश सावरकर यानी बी सावरकर के भाई और अपने बीडी सावरकर अपने थे। तो चूंकि ये संस्थापक ये अभिनव भारत के सदस्य थे, इसीलिए इन पर आरोप लगाया गया और इन्हीं का मुकदमा लंबा समय तक चलने के कारण, जबकि भारत में उनको हत्या हुई थी, जबकि उस समय वो तो लंदन में थे बीडी सावरकर, लेकिन फिर भी उन पर आरोप मत दिया गया और उनको वहां सजा मिल गई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिर सजा हुई और फिर बीडी सावरकर को पेरिस से फ्रांस से पकड़कर अंग्रेज को दे दिया गया और वहां से भारत लाया गया। तो फिर भारत में मुकदमा हुई और उनको 50 साल की काला पानी की सजा हुई। और काला पानी की सजा कैसे है, अंडमान निकोबार में हुई। अंडमान निकोबार का सुने, और वहां इतनी अतनाई दी जाती थी जिनके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। वहां 10 दिन भी रहना बड़ा मुश्किल था। ये एक जेल में, आप काला पानी के बारे में हम क्या बताएं, आप जानते होंगे या फिर कहीं पढ़िए कि जेल में एक आदमी को एक कोने में 3 फीट बाय 3 फीट लंबाई चौड़ाई में होता था और वहीं उसको रहना है और वहीं उसको खाना है, वहीं उसको पीना है, वहीं लेटरिन पेशाब करना है। इतनी यातनाएं दी जाती थी। इन्हीं का नाम काला पानी था, जिनको 50 साल का सजा दिया गया था उनको, इन्हीं को आरोप में, जबकि इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन अंग्रेज उस समय उनको कहा कि नहीं, ये अभिनव भारत के सदस्य थे, इसीलिए हम इनको इतना दिन की सजा देंगे। और उसी समय उन्होंने, जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई, तो उनके क्रांति की जो बहुत सारे बात था, क्रांति को दबा दिया गया। लेकिन इन्होंने फर्स्ट एक किताब लिखी जिसका नाम था द इंडियन इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन करके एक बुक था, जो बुक को अंग्रेज ना तो भारत में प्रकाशन होने दिए ना इंग्लैंड में प्रकाशन होने दिए। लेकिन ये बहुत बड़े विद्वान थे, तो जो बुक था जो उस समय लिखी थी, जिस बुक का हिंदी अनुवाद था कि स्वतंत्र भारत की पहली लड़ाई यानी पहली आजादी की पहली लड़ाई 1857, ये बुक हॉलैंड में प्रकाशित हुआ। यानी अंग्रेज का दबदबा देखिए, ना भारत में प्रकाशन होने दिए ना अंग्रेज यानी लंदन में इसको प्रकाशन होने का मौका दिया गया। तो ये बुक हॉलैंड में जाकर, लेकिन वीर सावरकर भी कट्टर एकदम देश प्रेमी थे, तो ये उन्होंने जाकर कहा, तो हॉलैंड में जाकर ये बुक का विमोचन किया गया और वहां से देश के क्रांतिकारी को जानने का मौका मिला कि 1857 में क्या था। एक्चुअली 1857 की जो वीर गाथाएं थी उनको अंग्रेज दबा दिए थे।
फिर कुछ दिन के बाद उन पर गांधी जी की हत्या का आरोप भी लगा था। जब गांधी जी की हत्या पर का जो आरोप लगा, लेकिन उनको गांधी जी की हत्या का आरोप 8 आदमी पर लगा था। आप जानिए, ये बात जानना बहुत जरूरत है। गांधी जी की हत्या का आरोप 8 आदमी पर लगा था, इसमें एक आदमी को बरी किया गया था, जिनका नाम था बी डी सावरकर। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया, यानी इनको जितनी यातनाएं दी गई, इनकी जो भी सजाएं दी गई, इन पर बहुत सारे आरोप के आधार पर ही, इनके बाद पुख्ता कोई ऐसा सबूत नहीं लगभग दिया गया था। और जब वो इसमें विवाद देखिए कहां है। यहां से जब कहानी शुरू होती है तो बी डी सावरकर के पास में विवाद कहां है। तो जब 1911 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक लगभग ये 10 से 12 वर्षों तक कहा, तो अंडमान निकोबार में इनमें इसको सेलुलर जेल में रखा गया था और कुछ बाद में उनको क्षमा याचना के बाद रत्नागिरी कुछ शर्त के साथ भेज दिया गया। तो कहानी यही मेन फंसती है कि क्षमा याचना क्या था। तो 1911 ईस्वी में उन्होंने पहली बार क्षमा याचना की थी, लेकिन इसके पास कोई आधिकारिक सबूत नहीं थे, ना वो पत्र मिल पा रहा है। उसके बाद ये क्षमा याचना 1913 या 14 ईस्वी में किया गया था, जिसका सबूत है। उसमें उन्होंने अंग्रेज से कहा था कि नहीं, हम आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएंगे, कोई राष्ट्रद्रोही यानी आपके अगेंस्ट में कोई हम बात नहीं करेंगे। और इस तरह से उन्होंने लगभग 8 क्षमा याचनाएं दी थी। इनके बारे में 2 तर्क है। कुछ लोग कहा करते हैं, वो अपना जो क्षमा याचना के बारे में, जो उनके बारे में पक्ष में बोलते हैं, वो कहा करते हैं कि क्षमा याचना उन्होंने इसलिए दी थी क्योंकि उस समय जो भी राजनीतिक कैदी थे उनको अधिकार था कि उनको अधिकार था। और क्षमा यात्रा सिर्फ केवल यही नहीं दिए थे, मदनलाल सत्यपाल भी दिए थे, बाल गंगाधर तिलक भी दिए थे, यानी जो भी उस समय के जेल में रहते थे सबको अधिकार था कि आप क्षमा याचना उनको दे सकते हैं और उन पर अंग्रेज छोड़ेगा। तो लोग जो उनके प्रेमी हैं, जो वीर सावरकर को सच्चा देशभक्त मानते हो, उस क्षमा यात्रा के पक्ष में ये तर्क देते हैं क्योंकि उन्होंने क्षमा यात्रा इसलिए दी क्योंकि 50 साल को उनको सजा हो गया था। जब 50 साल की सजा हो जाएगी तो जेल के अंदर, और जेल भी ऐसा कि 3x3 था, उसमें किसी चीज की सुविधा नहीं थी, तो जेल के अंदर रह के कैसे कूटनीति किया जाएगा। कोई देश के सपोर्टर में काम जेल में रहकर नहीं किया जा सकता। इसीलिए जेल से बाहर आने का कूटनीति था, एक तरह का षड्यंत्र था, जो अंग्रेज को कहा कि हमको आप जेल से बाहर जाने दीजिए। एक तरह का ये भी। दूसरी बात, उनके पक्ष में ये भी तर्क कहा जाता था कि ये ऐसा नहीं है कि केवल बी डी सावरकर ने ही क्षमा याचना लिखी है, ये नहीं। उस समय जेल के जो बड़े बड़े, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, डॉक्टर सत्यपाल थे, आदि ने लिखी थी, ऐसा नहीं कि पहले बार लिखे थे। तो कहा जाता है कि क्षमा याचना, जो उनके प्रेमी हैं वो कहा करते हैं कि क्षमा याचना के पीछे ये तर्क है कि 50 साल जेल में रहकर देश के लिए कैसे काम करेंगे। तो जेल से बाहर आने का एक रणनीति था जिसके तहत उन्होंने क्षमा याचना दी थी। लेकिन उनके विरोधी कहते हैं नहीं, उन्होंने क्षमा याचना दी, क्षमा यात्रा में उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने कहा कि हम आपके विरुद्ध अब कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई गतिविधि में शामिल नहीं लेंगे। यानी उनके विरोधी कहा करते हैं कि उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हम आपके विरोध में कोई बात नहीं करेंगे, हम आपके विरोध में किसी मीटिंग में, किसी भाषण में, किसी सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। और उनको केवल अपना स्वतंत्रता से मतलब था, उनको देश की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था। उनके विरोधी ये बात कहते हैं, इसीलिए उन्होंने क्षमा याचना मांगी, जबकि उनके सपोर्टर अलग तर्क देते हैं। तो यहीं से उनके विरोधी भी अलग तर्क देते हैं और उनके सपोर्टर भी अलग तर्क देते हैं। लेकिन हमें लगता है, ऐसा बहुत अच्छे इतिहासकार कहा करते हैं कि ये अंग्रेज को क्षमा याचना देने का अधिकार औरों लोग का था, यानी जितने राजनीतिक कैदी थे उस समय, जो भारत के आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें बहुत सारे को ऐसा प्रावधान था कि आप अपना पिटीशन दायर करिए, अंग्रेज को अच्छा लगेगा तो आपको वहां से बरी कर देंगे, और जब वहां से बरी होइएगा तो अंडरग्राउंड होके या कम से कम चुप होके जेल से बाहर रहिएगा, तब ना अंग्रेज के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते या फिर कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते ऐसा। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो जेल में रहे तो जेल के दीवार पर आज भी जाइएगा तो जेल के दीवार पर भी बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, और वहां से उन्होंने 700 किताब लिखी और बहुत सारे उन्होंने जेल में रहकर आर्टिकल लिखे। उनके बारे में कहा जाता है कि बी डी सावरकर कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसी कारण अंग्रेज उनसे एकदम खौफ खाते थे। तो जब उनको क्षमा याचना 1920 ईस्वी में क्षमा याचना जो दिया गया 2021 में, उनको अंग्रेज ने मंजूर किया और उनको कुछ शर्त के साथ उनको जेल से बाहर शिफ्ट कर दिया गया और कुछ साल तक उनको रत्नागिरी जेल में ही रखा। उनको बहुत डर था और उनको कहा गया कि आप, पहले तो कहा गया कि 3 वर्ष तक आप किसी राजनीतिक हिंसा में, किसी सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन फिर
वो 3 वर्ष को बढ़ाकर 12 साल कर दिए। आप समझ सकते हैं, देखिए अंग्रेज को बीडी सावरकर से कितना खौफ था। पहले तो उनको 3 साल की मतलब शर्त रखा कि आप किसी राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं शामिल होंगे, अंग्रेज के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर बढ़ाकर 12 साल कर दिए। यानी अंग्रेज उनसे कितने खौफ खाते थे, तो कितने बड़े ये स्वतंत्रता सेनानी थे आप समझ सकते हैं। तो फिर 1937 ईस्वी तक उन पर प्रतिबंध लगा था कि किसी तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तो इसी बात को लेकर उनके विरोधी ये भी कहते हैं कि जब वो जेल से बाहर निकले तो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिए, ये नहीं लिए, वो नहीं लिए। विरोधी उनका यही तर्क देते हैं। लेकिन जबकि इनके सपोर्टर कहते हैं कि बहुत हिंदू महासभा में उन्होंने भाग लिए और उन्हें बहुत तरह के उन्होंने क्रिया की, जिसके कारण वो राष्ट्र प्रेमी है। इसके बारे में चर्चा होती है। फिर उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी रत्नागिरी से ही, जिस बुक का नाम हिंदुत्व था। उन्होंने हिंदू के बारे में परिभाषित किया कि हिंदू कौन है और हिंदुत्व कौन है, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारे बात को परिभाषित किया। उसी में उन्होंने ये लाइन लिखा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी हिंदू है। इसी बात की चर्चा वहां किया गया है। चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए वे हिंदू है। उसी बुक का नाम हिंदुत्व था, जिसका चर्चा अक्सर होता रहता है। और फिर जब उनका तबीयत धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगा तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही खाना पीना, यहां तक कि पानी लेना भी बंद कर दिए थे। इसी तरह से उनका देहावसान 26 जनवरी 1966 ईस्वी को अपने पैतृक गांव महाराष्ट्र के नासिक में हो गया। तो ये था अपने वीर सावरकर की कहानी। वीर सावरकर की कहानी के बारे में हमने आपको बताया। तब आप जरा सोचिए कि वीर सावरकर क्या देशद्रोही थे या राष्ट्र प्रेमी थे। तो ऐसा बहुत सारे इतिहासकार के माना जाता है। अगर कुछ मुद्दे पर छोड़ दे तो वीर सावरकर इतने बड़े क्रांतिकारी थे जिनको बचपन से ही और पूरा उम्र उन्होंने क्रांतिकारी के रूप में ही मनाया। और आप एक बात जान के आपको और हैरानी होगी, उनकी शादी 1901 ईस्वी में हो गई थी। और जब वो जेल में थे तो उनसे पत्नी मिलने के लिए एक बार आया तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम देश के काम में लगे हुए हैं, भारत माता के काम में लगे हुए हैं, तुम जाओ अपना कहीं से तिनका बीच के या फिर कहीं से अपने बच्चे को खिलाओ, हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते। अब इतने बड़े क्रांतिकारी थे। और उनके बड़े भाई भी थे दिनेश सावरकर, वो भी बड़े उतने ही क्रांतिकारी थे और बीडी सावरकर भी उतने ही बड़े क्रांतिकारी थे। तो ये थी बीडी सावरकर के बारे में कुछ बात। उनके बारे में बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। उनके बारे में एक बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है और उनके बारे में एक किताब भी लिखी गई है बहुत सारा। तो उन्होंने हम एक बार बीडी सावरकर के बारे में यानी वीर सावरकर के बारे में हमने इस विषय पर चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार।